हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एटम में अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, तो उसका कोई ना कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल इजिकल टू आपका mvr होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी हैवी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये हैवी मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करने लगता है, इस हैवी मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर ऐसे जो है ओरिएंटेशन करने लगता है, ऐसे प्रेसिडिंग करने लगता है। और यहाँ पर जो ये क्वांटिटी होती है आपकी क्वांटाइज्ड होती है ना। और यहाँ पर ये एटम का इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके चारों ओर एक कुछ फिक्स क्वांटिटी से क्या करने लगता है, ओरिएंटेशन करने लगता है। और जब हम इस ओरिएंटेशन को इस स्पेस में एज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यही चीज़ कहलाती है आपके पास में स्पेस ओरिएंटेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ शो कर रखा है बोर्ड पर, यहाँ पर जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल इसका जो है एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम इसके ऊपर z एक्सिस की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, इसके चारों ओर ऐसे जो है इस तरह से ये ओरिएंटेशन करना चालू कर देता है, इस तरह से घूमना इसके चारों ओर ये चालू कर देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं ये लार्मर फ्रीक्वेंसी, जो लार्मर जो एक्सपेरिमेंट था, लार्मर नाम के साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में बताया था। और लार्मर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही ये प्रेसिडिंग करता है ना, उसके चारों ओर जो है ये प्रेसिडिंग करता है। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि जो L और B के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ, ये थीटा कह दिया। तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट तो रहेगा आपका B की डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका L cos थीटा, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा आपका L साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर L cos थीटा और B की डायरेक्शन विच इज इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ कि Lz इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा। मतलब L का जो z एक्सिस की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है उस z एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आपका L cos थीटा कंपोनेंट होता है इसका आपके एंगुलर मोमेंटम का, इस तरह कह सकता हूँ। और हम क्वांटम मैकेनिक्स से कह सकते हैं कि यहाँ पर L जो होता है वो क्वांटाइज्ड, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज L इज क्वांटाइज्ड। L कैसा होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स से L जो होता है वो आपका क्वांटाइज्ड होता है और उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती है, उन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है वो रोटेशन करता है, उन्हीं वैल्यूज़ को वो जो है एब्जॉर्ब करता है। और उसकी हमने यहाँ पर बात की थी, तो इसके जो फिक्स वैल्यूज़ जो होती है वो होती है L वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट्स इजिकल टू, ये होता है अंडर रूट में L इंटू L प्लस 1 इन बाहर की तरफ H कट, या H कट इजिकल टू H, ये होता है H अपॉन में 2 पाई, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब कि L की कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती है, वो इन वैल्यूज़ को क्या करता है यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, जहाँ पर L जो है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम जो L जो आपका जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यहाँ पर कहलाता है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि Lz इज इक्वल टू, मैं इसको बोल देता हूँ, इसका जो z डायरेक्शन जो कंपोनेंट होता है Lz, तो Lz इज इक्वल टू m और L का है ना m L, और ये हो जाता है आपका कितना H अपॉन में 2 पाई या H कट, जिसके बारे में हमने लास्ट सेक्शन में बात करी थी। मैंने कहा था Lz इज इक्वल टू m H कट होता है, हमने उसके लिए आइगन वैल्यूज़ भी निकाली थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर Lz इज इक्वल टू m L H कट, ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 3 इसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ। मतलब कि जो L है वो क्वांटाइज्ड होता है, जिसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ ये होती है, और जो Z डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ पर बनती है ml, और ये आपका H अपॉन में 2 पाई। L यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहलाता है और जो ml है यहाँ पर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। व्हाट इज़ L? L जो कहलाता है आपका एजीम्यूथल बोल दो, या इसे बोल सकते हैं अपन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहलाता है। और जो आपका ml है, ये ml क्या कहलाता है, तो ये ml कहलाता है आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है।
ये दो वैल्यूज़ हैं अपने यहाँ पर, एल और एल को लिखा है अपन ने। और जो एल की वैल्यू होती है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जो एल की वैल्यू होती है ये होती है आपकी कहाँ से कहाँ तक, ये होती है जो है 0 1 2 3, ये इस एल की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और यहाँ से जो एम एल है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है -L से +L के बीच में होती है, -L to +L, -L से +L के बीच इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। जैसे हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें, यदि मैं L इजिकल टू यहाँ पर 1, L इजिकल टू मैं 1 ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस L इजिकल टू 1 के लिए जो ML की जो वैल्यू होंगी, दो वैल्यूज़ बनेंगी यहाँ पर, कितनी बनेगी, तो यहाँ पर L इजिकल टू 1 के लिए कितनी, यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये 2, मतलब √2, मतलब दो वैल्यूज़ बनती है, तो यहाँ से हो जाती है -1 है ना, और यहाँ से +1। L इजिकल टू की बात कर लेता हूँ मैं, तो L इजिकल टू 2 के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी, तो L इजिकल टू 2 के लिए इस ML की 5 वैल्यूज़ यहाँ पर बन जाती है। कौन कौन सी वैल्यू बनेगी यहाँ पर, तो L की वैल्यू यहाँ से रखूँगा मैं 2, यहाँ मैं रखूँगा 2, है ना, तो कितना होगा L इंटू L + 1, L स्क्वायर की अगर बात करें तो ये 2 + 1 ये रहेगा आपका, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये ML की L इजिकल टू 2 के लिए ML कितनी वैल्यू आती है, तो L इजिकल 2 के लिए ML की वैल्यू आती है यहाँ से 5 वैल्यूज़ आती है, -2 -1 0 +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर बनती है इसकी। जब मैं L इजिकल 2 रखूँगा तो -2 से +2, -2 से +2 मतलब -2 से +2 के लिए मतलब -2 -1 0 +1 एंड +2। और अगर मैं L इजिकल टू 1 की बात करूँगा तो जैसे कि L इजिकल टू 1 के लिए मैंने अभी लिखा था, तो L इजिकल टू 1 के लिए कितनी वैल्यू बन जाती है ML की, तो L इजिकल टू 1 के लिए -1 से +1 के बीच में, मतलब मैंने कहा ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 to -L to +L के लिए होती है, तो यहाँ से L इजिकल टू 1 के लिए -1 और +1, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1 0 एंड -1, ये N इजिकल टू 1 के लिए, L इजिकल टू 1 के लिए वैल्यू होती है। इसी प्रकार हम L इजिकल टू 3 के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो रहेगी आपकी 7 वैल्यूज़ यहाँ पर बन जाती है इसकी। तो इस प्रकार से जो L की वैल्यू के लिए, जो गिवन L की वैल्यू के लिए ML की 12 + 1 वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ से कैसे हैं, फॉर अ गिवन L वैल्यूज़, है ना, तो ML हैज़ कितनी वैल्यू होती है ये, तो 2m + 1 वैल्यू यहाँ पर इसकी बनती है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 12 + 1 वैल्यू यहाँ पर इसकी बनती है। देख ले ज़रा, मैंने L इजिकल टू 1 रखा था, तो 2 एकम 2 और 1 3 वैल्यूज़ आ गई। मैंने L की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 दूना 4 और 1 5 वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं L की जगह 3 रखूँगा, 3 दूना 6 और 1 7 वैल्यूज़ आएंगी। तो हर गिवन L की हर वैल्यू के लिए ML की कितनी वैल्यू होती है हमारे पास में, 2L + 1 वैल्यूज़ यहाँ पर होती है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में अपन L और LZ दोनों वैल्यू को ले जा करके यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैंने L की वैल्यू निकाली जो ये है, मैंने LZ की वैल्यू निकाली जो ये है, जिसको हमने कल डिफाइन किया था, और हमने इसके लिए जो क्वांटम नंबर, इसलिए आइगन वैल्यू हमने इसको एज आइगन वैल्यू फाइंड किया था। एंड 2 और 3 इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में वैल्यू जाके पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से LZ कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका MLH कट, ये रहेगा, दैट्स इजिकल टू, और यहाँ से ये L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये रहेगा आपका अंडर रूट में L इंटू L + 1 ये रहेगा, और साथ में कितना है आपका H कट, और साथ में कितना है cos ऑफ थीटा। ये H कट से तो H कट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos थीटा इजिकल टू अंडर रूट में cos थीटा इजिकल टू ML, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में L इंटू L + 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स ML अपॉन में अंडर रूट L इंटू L + 1। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाती है ये 4th इक्वेशन आ जाती है। तो ये थीटा की वैल्यू मुझे इतनी मिल जाती है यहाँ पर। अब हम यहाँ से ये कहें कि यहाँ से हम ये कहते हैं कि देखो गिवन L की किसी भी गिवन वैल्यू के लिए ML की 12 + 1 वैल्यू होती है।
तो इसी प्रकार से जब किसी भी गिवन एल के लिए एम एल की 12+1 वैल्यू होगी, और एम एल की जब 12+1 वैल्यू होगी तो दिस इंप्लाइज ये है थीटा हैज़, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 12+1 वैल्यू ही आएगी, क्योंकि थीटा एल इस एम एल पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी गिवन एल की गिवन वैल्यू के लिए एम एल की 12+1 वैल्यू होती है, उस एम एल की 12+1 वैल्यू के लिए थीटा की भी क्या होगी, आपकी 12+1 वैल्यू ही होगी। इसका मतलब है कि एल जो है, एल कैन ओरिएंट विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये है कि आपका जो है एल जो है ये भी कैन ओरिएंट या प्रिसीजन कर सकता है किसी z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू बी। यही तो कह रहा हूं मैं भाई। ये दोनों वैल्यूज मैंने उठा के यहाँ रखी, इसका कंपोनेंट निकाला था मैंने और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ ला के रखा। तो जैसे हमारे पास ए गिवन एल की वैल्यू के लिए एम एल की 12+1 वैल्यू होती है, वैसे थीटा एम एल पर डिपेंड करता है, तो थीटा की भी क्या होगी, 12+1 वैल्यू होगी। इसका मतलब एल कैन ओरिएंट विद रिस्पेक्ट टू बी। एल जो है विद रिस्पेक्ट टू बी क्या कर सकता है, ओरिएंट कर सकता है। बट ये कैसे ओरिएंट करेगा, ये किसी डिस्क्रीट वैल्यू में ही क्या कर सकता है, ये ओरिएंट कर सकता है। जैसे हम कहते हैं एल जेड की डिस्क्रीट वैल्यू होती है, एल की डिस्क्रीट वैल्यू होती है, और हमने इसके प्रेसिडेंट की बात की है, और एम एल की 12+1 कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज है, उसी प्रकार थीटा की भी डिस्क्रीट वैल्यू होगी। तो एल का ओरिएंटेशन जो थीटा की डिसाइड करेगा, तो एल का जो ओरिएंटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी कैसा होता है, ये भी आपका क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी भी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन किस में है, आपका एटम में है, तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि एटम की जो वैल्यूज यहाँ पर रहती है ना, एटम के ओरिएंटेशन की भी कैसी वैल्यू होती है, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो एटम भी यहाँ पर क्या होता है, आपका क्वांटाइज्ड होता है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ चीज़ें यहाँ पर कही है। अब जैसे हम यहाँ पर इसके लिए अब हम कुछ कर्व खींच लेते हैं। इसके लिए कर्व किस तरह से आएगा, तो जैसे मैं एल की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर एल की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले मैं एल इजिकल टू यहाँ से 2 की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल इजिकल टू 2 के लिए इसको प्रूव कर देता हूँ मैं। तो एल इजिकल टू जब मैं 2 रखता हूँ इसके अंदर, तो एल इजिकल टू 2 के लिए हमारे पास क्या होता है, एल इजिकल टू 2 के लिए जो आपका एम एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एम एल की 5 वैल्यूज़ होंगी। हमने पहले ही कह दिया यहाँ पर 12+1 मतलब कितनी वैल्यू होगी यहाँ से, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और इसके रिस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। अब तो जब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, थीटा की वैल्यू किसके लिए, यहाँ से एल इजिकल टू 2 और एम एल इजिकल टू 2 के लिए, थीटा एल इजिकल टू 2 और थीटा इजिकल टू कितना है आपका, थीटा इजिकल टू, देखो एल थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसमें थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एल और एम एल दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये, है ना। तो थीटा की वैल्यू 2 रख देता हूँ, मतलब एल की वैल्यू 2 रखी है, और एम एल की वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ से, सपोज करो जैसे मैं यहाँ पर एल की वैल्यू लेता हूँ, सबसे पहले 2 ले लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 2 के लिए यहाँ से ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ इनवर्स, कितना बनेगा, एम एल मतलब कितना है आपका 2, और डिनोमिनेटर में √L, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2+1 मतलब कितना है यहाँ से 6, √6, ये वैल्यू होगी इसकी। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो थीटा एल की तो वैल्यू मेरे पास 2 ही है, बट एम एल की वैल्यू अब मैं 1 ले लेता हूँ। तो इसके लिए कॉस इनवर्स कितना आएगा यहाँ से, तो एम एल बराबर बन जाएगा 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अगेन ये √6, एल की वैल्यू तो वही है, और थीटा इजिकल टू 2 और फिर 0 की वैल्यू के लिए, एल की वैल्यू तो अपने पास 2 है, एम एल की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, क्या ये 0 नहीं होगा, 0 बटे में कंप्लीट तो पूरा 0, और थीटा की वैल्यू मैं लेता हूँ, इसमें एल की वैल्यू 2 ले ली और एम की वैल्यू -1 ले ली, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स, ये बनेगा -1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू तो वही है √6, और इसी प्रकार से थीटा और एल की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -2 के लिए जो यहाँ से बनेगा आपका कॉस इनवर्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 अपॉन में √6 हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा।
तो इस प्रकार से मैं ईच वैल्यू के लिए ये थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम जब इन वैल्यूज़ को निकालते हैं तो कॉस इनवर्स 2/√6 है, अकॉर्डिंग टू टेबल इसकी वैल्यूज़ रखकर जब इस वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री के आसपास आती है। ये जो वैल्यू आती है कॉस इनवर्स 1/√6 की, ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट आती है 65 के आसपास आती है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऑब्वियस सी बात है ये तो 90 हो ही जाता है। ये वैल्यू जो बनती है आपकी माइनस का 1/√6, ये वैल्यू हो जाती है आपकी 113 के आसपास ये वैल्यू आती है। और यहाँ पर जो कॉस इनवर्स माइनस का 2/√6 इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आती है आपकी वो अप्रोक्सीमेट 144 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। ये हमारे पास थीटा की इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, मतलब एल और एम एल की डिफरेंट वैल्यू की थीटा की भी डिफरेंट वैल्यू हमारे पास में आती है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम स्पेस क्वांटाइजेशन जो हम जानते हैं उस स्पेस क्वांटाइजेशन से क्या कहते हैं, हम अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसके लिए कर्व खींच सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए कर्व खींचने जा रहा हूँ यहाँ पर, और इसका कर्व किस तरह से आएगा, तो इसके कर्व को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि भाई ये तो आपका यहाँ से एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी z एक्सिस है। यहाँ से मैं ये पॉइंट इसको यहाँ से ले लेता हूँ, चलो यहाँ से ये पॉइंट लिया मैंने इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम अब इसकी डिफरेंट वैल्यू को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो आपका मैं कहूँ कि यहाँ से L = 2 की ही हम बात कर रहे हैं, L = 2 के लिए ही ले रहे हैं अपन। और ये आपका जो है यहाँ पर Z एक्सिस है, और Z एक्सिस के डायरेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ना। L = की वैल्यू में 2 ही ले रहा हूँ, बट ML की सबसे पहले वैल्यू ले रहा हूँ मैं कौन सी, तो सबसे पहले वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो 2 वैल्यू के लिए थीटा बराबर कितना आता है आपका, 35 डिग्री आता है। तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका 35 डिग्री, ये कुछ आपका ऐसे यहाँ पर होगा। थीटा बराबर कितना आएगा आपका, ये 35 डिग्री के आसपास होगा, ये 35 डिग्री ऐसे ही होगा। मतलब L इस B के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे, थीटा क्या है, थीटा आपका जो है B और L के बीच का ही तो एंगल है। अब थीटा बराबर 35 के लिए जो आपका L वाला जो कंपोनेंट रहेगा ये आपका L वेक्टर है, ये B वेक्टर है। तो ये कितने डिग्री पर हो गया आपका, किसके लिए है ये आपका जो है ML की वैल्यू इसमें कितनी है, तो ML की वैल्यू आपके पास में कितनी है यहाँ पर, ये जो है 2 के लिए मैंने इसको खींचा है। अब मैं अगर उसी मतलब L की तो वैल्यू में क्या लेता हूँ, 2 ही लेता हूँ, बस ML की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ। तो 1 लेते ही यहाँ से जो कर्व कितना 65 डिग्री, तो ये जो एंगल आपका यहाँ से बनता है ये एंगल हो जाता है आपका 65 डिग्री। मतलब इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, बस इसका ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ये क्या हो जाता है, घूम जाता है। और ये आपकी एंगल हो जाएगी कितनी, 65 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये कब है, ML = कितनी है यहाँ पर आपकी 1 है। जब ML = आपकी जो है यहाँ से मैं 0 लेता हूँ, तो ML = 0 लेते ही ये कंडीशन का 90 डिग्री, इसका मतलब ये मेरे पास ये वाला कर्व आएगा ऐसा। और यहाँ पर आपका क्या है, ML = क्या है आपका 0 है। तो इस Z एक्सिस का ओरिएंटेशन 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री से क्या करेगा, ये प्रेसिडिंग करेगा इस Z एक्सिस के चारों ओर। अब मैं M की वैल्यू कितनी लेता हूँ, -1 लेता हूँ। तो -1 के लिए ये अप्रोक्सीमेट कितना 113 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से ये जो एंगल यहाँ से बनेगा, ये एंगल पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये 113 डिग्री के आसपास का एंगल होगा। और यहाँ पर क्या है, ML = -1 लिखा है। और यहाँ से ये जो एंगल अगला होगा ये क्या बनेगा आपका, ML = -2 के लिए, और -2 के लिए वैल्यू निकाली मैंने 144 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है आपका यहाँ से यहाँ तक का ये होगा 144 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, ML = ML इस एक्सिस के चारों ओर 35 डिग्री पर ओरिएंटेशन करेगा। अगर यहाँ से ML 1 है तो यहाँ से ये 65 डिग्री के अकॉर्डिंग इसके रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन करेगा। तो इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर स्पेस क्वांटाइजेशन यही है आपका, कि यहाँ पर जो है जब आपका L इस B के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन करता है तो B के चारों ओर क्या करने लगता है, आपका जो ये L है ये ओरिएंटेशन करने लगता है, प्रेसिडिंग करने लगता है। और हम इस प्रेसिडिंग को कुछ स्पेशल वेक्टर्स के थ्रू हम कर्व में शो करते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन। तो स्पेस ओरिएंटेशन आपने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहा है।
है। अब यहाँ से मैं और वैल्यूज़ भी निकाल सकता हूँ, LZ की वैल्यू निकाल लूँ तो LZ इज इक्वल टू कितना होता है, ML और H कट होता है ना। तो यहाँ से LZ की देखो वैल्यू निकालता हूँ मैं, यहाँ से LZ की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो यहाँ से LZ इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ये होता है यहाँ से ये MLH कट मतलब H अपॉन में 2 पाई, तो MLH कट MLH कट होता है और MLH कट है तो ML की वैल्यू 2 के लिए ये बन जाएगा H कट या H अपॉन 2 पाई। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी ये बन जाएगी मतलब 2H कट, ये वैल्यू होगी यहाँ पर आपकी ये वाली। और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू, यहाँ से मैं LZ इज इक्वल टू ML की जगह 1 रख दूँ तो ये H कट होगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी, H कट होगी यहाँ पर इस एक्सिस पर। यहाँ से जो है LZ बराबर में लेता हूँ तो ML के लिए 0 है तो ये 0 ही हो जाएगी पूरी, तो यहीं पर ही आ जाएगा ये 0 है ना। और यहाँ से जो है ये वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से ये यहाँ से मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये वैल्यू कितनी, ML बराबर -1 है तो ये माइनस का H कट होगा और ये जो वैल्यू बनेगी आपकी ये माइनस का 2H कट होगा। तो हम हर L की वैल्यू के लिए इस LZ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ML की ईच वैल्यू के लिए LZ की वैल्यू इस जो आइगन वैल्यू है इससे फाइंड आउट की जा सकती है और ये इसका स्पेस ओरिएंटेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी मतलब ये है L के लिए हम जो है डिफरेंट जो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू B। तो इस तरह से आपका ये स्पेस ओरिएंटेशन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास में जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है और वो है आपका स्टेन-गरलैक एक्सपेरिमेंट। स्टेन-गरलैक एक्सपेरिमेंट क्या है, स्टेन और गरलैक नाम के 2 साइंटिस्ट थे। अगली जो हम बात करते हैं वो है अगला आपका टॉपिक और वो है स्टेन-गरलैक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टेन-गरलैक एक्सपेरिमेंट क्या है ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर स्टेन-गरलैक नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जो आपका एटम है उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम को फाइंड करने के लिए, हमने अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की बात की थी, जब इलेक्ट्रॉन आपका जब रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है ना। और एंगुलर मोमेंटम होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन हर एटम अपने आप में क्या है, एक फुली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका कोई ना कोई यहाँ पर जो है एम भी होता है। ये एम क्या कहलाता है, इस एम को हम बोलते हैं यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। ठीक है ना। और हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के जो अपने रिजल्ट्स आए थे उन रिजल्ट्स को हम जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, भाई स्टेन-गरलैक ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए किया, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसके जो रिजल्ट्स आए थे ना, उन रिजल्ट्स को हम किससे, उस जो भी रिजल्ट हमको मिले थे उन रिजल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इस इलेक्ट्रॉन स्पिन के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, हम उसको फुली एक्सप्लेन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ जो है आपका स्टेन-गरलैक जो एक्सपेरिमेंट है इसका प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो बोर का ऑर्बिटल वाला जो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने ये कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग, जो आपका बोहर के अकॉर्डिंग ये आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिटल में अपने अपने ऑर्बिट्स में रहते हुए इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं।
रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, सराउंडिंग ये रिवॉल्व करते हैं और भिन्न भिन्न जो है ऑर्बिटल में ये रिवॉल्व करते हैं। और आपका जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक क्या वर्क करता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव कर रहा है इसके अंदर। तो सर्कुलर ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एज अ करंट लूप के इक्वल होता है। कैसा होता है ये करंट लूप के इक्वल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इसके कारण से जो करंट होता है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब एज अ करंट लूप ये यहाँ पर वर्क करता है। यदि इस रेडियस यदि हम ले लें r ले लें, ये जो आप रेडियस है इसकी r ले लो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हम v ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में हम इजीली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो होगी वो करंट हो जाएगी आपकी ई वी ओवर 2 पाई आर, जिसको आप पहले लास्ट क्लासेस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आई बराबर ई वी अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पर इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अरे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, उसी से निकाला है इसको मैंने। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी मतलब ई अपॉन में टी। और हम टी की बात कर ले तो टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चल रहा है 2 पाई आर, और अपॉन में वेलोसिटी मतलब v। इस वैल्यू को उठा के यहाँ ला के रख दें, तो जब यहाँ ला के रखूँगा 2 पाई आर तो रह जाएगा नीचे और बटेगा बटे ऊपर, तो ई वी अपॉन में 2 पाई आर ये करंट लूप के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और जिस करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन में 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। और हम यहाँ से जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल जो मोमेंटम होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। एन आई होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये भी हम देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो m इज इक्वल टू आई, ए क्या है, आई फ्लोना करंट, और ए क्या है, इस जो आपका सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का एरिया। और इसके एरिया के लिए लिख दो, रेडियस r है तो ये बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये बन जाता है। तो m इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को पुटअप कर दूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि ई वी आर बाई 2 इतना बन जाएगा आपका ये। अगर मैं यहाँ से i की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आई की जगह रख दूँ i की वैल्यू, तो ई वी अपॉन में 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। r से r आपका कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जो m आता है वो बन जाता है ई वी आर डिनोमिनेटर में 2। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर, चलो इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करके लिख दें। इसको और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ मैं, तो m इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ e और यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दूँ एम वी आर, और m से क्या कर दूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो बटे में 2m, यही हो जाएगा। और ये एम वी आर क्या होता है आपका, तो एम वी आर बनता है आपका मैग्नेटिक डायपोल एंगुलर मोमेंटम, क्या बनता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है एम वी आर, तो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम बन जाता है। बट यहाँ पर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, तो एम वेक्टर बराबर माइनस का ई इंटू एल वेक्टर अपॉन में 2m, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डायपोल मोमेंटम भी जो है आपकी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डायपोल मोमेंटम क्या होगा इसका, तो एंगुलर डायपोल मोमेंटम होगा आपका ऐसे, ये ऊपर की तरफ होगा ये। बट आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होता है करंट के कारण से होता है, करंट बह रही है ऐसे, तो आपका जो मैक्सवेल्स जो स्क्रू कॉर्क लॉ है उससे एम की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी और एल की डायरेक्शन इस वेलोसिटी कारण से ऊपर जाएगी। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एम वेक्टर और एल वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको लिख दूँ एम वेक्टर बराबर ई माइनस का ई एल वेक्टर अपॉन में 2m। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको इक्वेशन नाम दे दूँ सेकेंड, और अगेन अब मैं इसको लिखता हूँ तो एम वेक्टर दैट्स इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन में 2m, और साथ में यहाँ से h से ही मल्टीप्लाई कर दूँ l वेक्टर, और h से ही क्या कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब h से मल्टीप्लाई किया और h से ही क्या कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया h कट से, h कट से मल्टीप्लाई किया और h कट से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से m वेक्टर में इसको लिख दूँ थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो m वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दूँ इसको मैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ म्यू बी इंटू
इसको लिख दूं मैं एल वेक्टर अपॉन में एच कट, इसको मैं ऐसे लिख दूं इक्वेशन नंबर 3, ऐसे मैं इसको लिख देता हूं। और यहाँ से ये जो म्यू बी है ना आपका, ये म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, ये म्यू बी की वैल्यू है यहाँ से ई एच कट ओवर 2m, इसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसे अपन बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसको हम यहाँ पर कहते हैं। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला, ये इसकी यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन की, जूल पर टेस्ला। और जूल पर टेस्ला को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, दोनों प्रकार से इसकी दोनों यूनिट होती है इसकी। ये और करके लिख देता हूँ जूल पर टेस्ला या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये बोर मैग्नेट्रॉन आपका यहाँ पर बनता है। तो ये फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और एल अपॉन में एच कट एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होती है यहाँ पर। अब यदि हम ये बोल दें कि एक एटम है और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, हमारे पास एक एटम है और इस एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कितना है, m वेक्टर है, ऐसा है बिल्कुल। और हमने क्या कर दिया, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर में इसको रख देते हैं, वी पुट दिस एटम इन मैग्नेटिक वेक्टर, इन मैग्नेटिक b वेक्टर में इसको रख देते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसकी जो होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी बनेगी वो कितनी होगी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी यहाँ पर, ये हो जाएगी माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये भी आप अच्छे से यहाँ पर जानते हैं, इसको u बोल देता हूँ, तो u इज इक्वल टू माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेट को रखने पर या किसी भी एटम को रखने पर, उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें कंजर्व हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से दी जाती है, जिसको आप लास्ट क्लासेस में 12th क्लास में इजीली आप इसको वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये कहें कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम पर जो फोर्स होगा, तो फोर्स, भाई इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, जो मैग्नेटिक डायपोल है, इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, तो वो जाएगा माइनस का डेल यू। यहाँ पर डेल क्या है, आपका ऑपरेटर है। और अभी इसको इजी टर्म में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ से जो ये डेल मैंने लिखा है ये डेल यू है, ऐसे है डेल यू। और डेल ऑपरेटर आप जानते ही हैं इस चीज़ के लिए, भाई हम बिल्कुल देखो यहाँ से मैंने वही निकाला है, वर्क की बात की है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। और वर्क की क्या है आपकी, वर्क की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है, तो इसको मैं डी यू लिख दूँ, तो डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जो वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन ही तो एक तरह से, और ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से ये माइनस का डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ये फोर्स ही तो है। तो वर्क डन जो होता है ये क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। इसको उठा के नीचे लिया है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का जो ये डी यू ओपन में कितना है, डी एक्स है। और अब 3 डायमेंशनल में मैंने इसको क्या लिख दिया, डेल लिख दिया, तो डेल यू, वही की बात है, जहाँ पर डेल की वैल्यू क्या है आपकी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, यही तो वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये मैं लिख सकता हूँ, तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल इस कंडीशन, जैसे अपन किसी भी एटम को उठा करके जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहती है, वो स्टोर इतनी होती है। और इस कंडीशन में उसके ऊपर फोर्स लगता है मैग्नेटिक डायपोल पर, वो उस फार्मूले से इतना फोर्स हम इसके ऊपर लगा हुआ मान सकते हैं, तो इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अगर हम इसके 3 डायमेंशनल कंपोनेंट की बात करें, अगर इसके अपन कंपोनेंट्स की बात करें, है ना, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा,
तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स ये रहेगा माइनस का, और ये एम बी है हमारे पास में, माइनस का एम बी है, तो माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा तो माइनस का एम ये, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम तो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस ही तो होगा। तो इस कंडीशन में इसको लिख सकता हूँ यहाँ से एम वेक्टर, यहाँ से लिख सकता हूँ एम वेक्टर, और ये बनता है डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। और एफ वाई क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या बन जाएगा, तो वाई डायरेक्शन के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा और सिर्फ वाई वाली बात कर लूंगा। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लाके पुटअप करूंगा तो यहाँ से बन जाएगा एफ वाई दैट्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, एम वेक्टर और डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल वाई, क्योंकि आपका एम तो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, हमने पहले भी इसको कहा है। और एफ जेड बराबर कितना बनेगा, तो एफ जेड बराबर जो हो जाएगा हमारे पास में एफ जेड वेक्टर, ये हो जाएगा एम वेक्टर, इन दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल जेड, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन से एम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। यदि अपन चुंबक की जो शेप है इस प्रकार की है शेप कि देखो चुंबक के मैग्नेट जो अपन ले रहे हैं, मैग्नेट की शेप कुछ इस प्रकार से है कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को केवल एक ही डायरेक्शन में जनरेट करता है, वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जनरेट करता है, पहली चीज। यदि आपके मैग्नेट की शेप इस प्रकार से है कि वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है ना, और इसकी जो ये रखा हुआ है इस तरह से, इसकी जो स्लोप बोलते हैं इसको, ये उसकी प्रवणता है, इसका जो स्लोप है वो भी उसी डायरेक्शन में हो, और बिल्कुल हो रहा है मैग्नेट के लिए। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि डेल बी जेड अपॉन में डेल एक्स, है ना, ये से तो लिखूंगा इसको मैं, तो डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स जो होगा वो 0 होगा, और डेल बी जेड अपॉन में डेल वाई ये भी 0 होगा। अरे भाई मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा है कि मैग्नेट आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए जेड लगा दिया मैंने, और इसका ओरिएंटेशन भी इसी प्रकार से है कि इसकी जो स्लोप है ये ऐसा झुका हुआ नहीं है, इसके स्लोप भी है वो जेड डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में बी जेड का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन के लिए एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा और एफ वाई भी क्या हो जाएगा आपका 0। ये दोनों वैल्यूज क्या बन जाएंगी आपकी, एफ एक्स एफ वाई 0 हो जाएंगी ना। बट यहाँ से हम तीसरी बात करें तो तीसरे के लिए हमारे पास रहेगा एफ जेड, और एफ जेड बराबर कितना बनेगा, तो एफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ जेड बनेगा आपका एम वेक्टर रहेगा, है ना, और एम वेक्टर, बट एम का कौन सा कंपोनेंट, लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी एम का कॉस थीटा कंपोनेंट। यही तो बात है ना कि ये आपका ऐसे और इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेसिडिंग कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ऐसे है, तो एल का जो कंपोनेंट रहेगा इस जेड डायरेक्शन में जिसमें बी है आपका बी जेड, तो ये एल कॉस थीटा ही तो होगा। तो यहाँ से एफ जेड बराबर एम का कॉस थीटा कंपोनेंट, अब मैं एम की बात कर रहा हूँ तो एम के लिए कंपोनेंट ले सकते हैं, तो एफ जेड इज इक्वल टू एम कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा आपका डेल, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो डेल बी जेड अपॉन में डेल जेड, सिर्फ इसी डायरेक्शन में इसमें चेंजेस होगा, और डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ जेड बराबर एम जेड और डेल बी जेड अपॉन में डेल जेड, क्लियर है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पर जहाँ थीटा क्या है, एम वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल आ रहा है आपका, ठीक है ना। एम जेड जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल बी जेड अपॉन डेल जेड भी 0 हो जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेल बी जेड वेक्टर अपॉन डेल जेड, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड जो जेड डायरेक्शन में है उसमें जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ही यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, या कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसका नहीं होगा, है ना, और वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन यदि एटम आपका इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में है तो एफ जेड का मान यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, और जब वो 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो उसमें लॉरेंज फोर्स लगा, लॉरेंज फोर्स के कारण से क्या होता है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर सर्कुलर पाथ पे जाता है, कुछ भी कैसे भी जाए, बट इलेक्ट्रॉन अपने, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, एटम को मैंने यहाँ पर रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन और वो एटम उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। बट यहाँ पर यदि आपका एटम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और डिफ्लेक्ट होकर के किसी और दिशा में चलने लगेगा। और इसका जो आपका डिफ्लेक्शन होगा ये mz के थ्रू और डेल बी जेड अपॉन में डेल जेड पर डिपेंड करेगा। जो डिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है वो डिपेंड करेगा इस m के कंपोनेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, mz पर डिपेंड करेगा जो z डायरेक्शन में कंपोनेंट हो वो, और ये जो आपका डेल बी जेड अपॉन में डेल जेड पर निर्भर करेगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ है फोर्स के कारण से। भाई जाएगा तो फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स पर डिफ्लेक्शन जो इस फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना भाई, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा इसका मतलब क्या है, वो डिफ्लेक्शन निर्भर करेगा m के cos थीटा कंपोनेंट मतलब z डायरेक्शन में m के कंपोनेंट पर, और साथ ही साथ डिपेंड करेगा z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो इस कंडीशन में अपन जो एटम का जो आपका यहाँ से पुंज रहेगा उस पुंज के विचलन को माप के जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ है, ये एटम का जितना डिफ्लेक्शन होगा उसको अपन मेज़र करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से mz को मेज़र कर सकते हैं। सुन लेना फिर से भाई, ये अपन अगर z डायरेक्शन में लगा रखा है तो डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स जीरो होगा, x के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं, y के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं, दोनों जीरो हो जाएंगे, और एफ जेड इज इक्वल टू सिर्फ इसका ये आपका cos थीटा कंपोनेंट रहेगा और डेल बी जेड अपॉन में डेल जेड, बट ये भी जीरो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये भी जीरो, तो एफ जेड भी जीरो हो जाएगा। बट आपका आइटम इस प्रकार से मूव करता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में इस एटम पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये एटम अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा, और जब ये अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा तो हम यहाँ से ऑब्वियस सी बात है जो जितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा mz के ऊपर और डेल bz अपॉन में डेल z के ऊपर, दोनों पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार से हम डिफ्लेक्शन का जितनी भी इंटेंसिटी है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, उस डिफ्लेक्शन के एंगल को मेजर करके हम इजीली किसका मेजर कर सकते हैं, mz का मेजरमेंट कर सकते हैं। यही आपके स्टर्न-गेर्लच के प्रिंसिपल का, स्टर्न-गेर्लच के एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है।